हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को समझने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, हम बात करने वाले हैं किसकी? अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि आपके पड़ोस से लड़ाई हो गई और आपने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपने पड़ोसी से कभी बात ही नहीं करूंगा, परंतु एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको समाज की आवश्यकता है, आपको सोसाइटी जरूरी है। जस्ट वैसे ही 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, क्या बात करेंगे? मान लीजिए कि 2 या 2 से हम बात करने वाले हैं जो अधिक राष्ट्र होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होते हैं इसी को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इनके संबंध की भावना होगी। इन 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य क्या होते हैं? संबंध। इसी संबंध को ही अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है ये भी समझते हैं। जैसे आप देखोगे कि हम इसमें राजनीतिक तौर पे चीजों को देखते हैं, आर्थिक तौर पे चीजों को देखते हैं, और इसके अलावा हम इसमें सामाजिक तौर पे चीजों को देखते हैं, है ना। इसमें आप देखोगे इसके अलावा हम सांस्कृतिक तौर पे चीजों को देखते हैं एवं सामरिक तौर पे, सामरिक आप देखोगे संबंध भी इसमें शामिल होते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि अंतरराष्ट्रीय संबंध 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो संबंध की भावना है, जो स्वरूप है, इसी को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न प्रकार के सामरिक संबंध शामिल होते हैं। और इसके और बात की जाए, मान लीजिए हमारा प्यारा देश भारत है। अब हमारा भारत जो है मैप के अकॉर्डिंग समाप्त हो जाता है। अब इसके जो पड़ोसी देश हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में ही शामिल होंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध की जरूरत हमें आधुनिक समय से नहीं, प्राचीन समय से है। देखने की अगर बात की जाए, आप देखोगे कि प्राचीन काल में, कौन से काल में? प्राचीन काल की बात की जाए जो कि शास्त्रीय काल होता है। इस शास्त्रीय काल की अगर बात की जाए तो इस टाइम पे हमारी सबसे पुरानी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं को एक देश से दूसरे देश से क्या करना होता था? आदान प्रदान करना होता था, सुदूर व्यापार करना होता था, दूर दूर व्यापार करना होता था, या फिर शत्रुओं से बचना होता था। इसीलिए किसका उपयोग करते? अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उपयोग करते थे। अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय संबंध में जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे वर्ल्ड से रिलेशन करो। अंतरराष्ट्रीय संबंध में ये होता है कि आपके 5-6 मित्र हो जो राष्ट्र हैं, उनके साथ सहयोग की भावना का होना। अगर बात की, जैसे आप सुनोगे किसके बारे में? यूएनओ। अब यूएनओ जो है इसी को आप देखोगे कि 1945 को इसे बनाया गया था। अगर बात की जाए ये क्यों बनाया गया था, तो 1939 से 1945 आप देखोगे पहले क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो कि सुरक्षा कर सके और राष्ट्र में, अब आप जानते हो जब युद्ध होता है तो सिर्फ 2 लोगों को क्षति नहीं पहुंचती है, पूरे के पूरे विश्व को क्षति पहुंचती है। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन की। जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो हम देखते हैं हमें चाहिए था यूएनओ। उससे पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था। इसे चेंज करके इसे और मजबूत, इसे और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो आप देखोगे शार्क देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बात की जाए तो आप देखोगे ब्रिक्स। अब ये सब जो चीजें हैं ये इसलिए बनाई गई। आप देखोगे दक्षिण जो है एशियाई दक्षिण, अगर बात की जाए तो दक्षिण एशिया जिसे हम कहते हैं, जब भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ये सब शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? ताकि ये आपस में सहयोग कर सके और कहीं ना कहीं जब युद्ध हो तो ये इनका साथ दे। तो यही सब चीजें होती है अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत।
आप देखोगे कुछ विचारक हैं, विचारकों के विचार भी होते हैं। अब आपके पेपर में ये कंपलसरी है कि कम से कम आप विचारकों को लिख के आए, एक या दो, कम से कम 3 तो एटलीस्ट हो तो अच्छी बात है, काफी ज्यादा। अगर बात की जाए मार्गेंथू, मार्गेंथू एक विचारक हैं जो कि बताते हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच में संघर्ष की एक भावना है। क्या है? आप बोलोगे कि अंतरराष्ट्रीय जो ये संबंध होते हैं वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्र के बीच की क्या है? बीच के संघर्ष की, संघर्ष की क्या है? ये एक भावना। ये जो संघर्ष की भावना है इसी को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय संबंध। अगर बात की है इसके अलावा तो आप देखोगे प्रोफेसर चार्ल्स स्वीचर, ये क्या बताते हैं? ये बोलते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्र को परिभाषित करता है। क्या करता है? ये अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्र को परिभाषित करता है। ऐसे आप देखोगे कि पार्मर जो हैं ये बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों ही मुद्दे इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी ये क्या बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की चर्चाओं में राजनीतिक गैर राजनीतिक दोनों ही मुद्दे शामिल होते हैं, तो इसी को कहा जाता है। अब ये तो हो गया आपका क्या कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध में कभी कभार विचारक आ जाते हैं। आप देखोगे कि यथार्थवादी, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, है ना, और इसके बाद आदर्शवादी आ जाते हैं, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं, आइडियलिज्म। हाँ, तो आप देखोगे यथार्थवादी ये कहते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होता है इसमें जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी शक्तियों को, वर्चस्व को, शांति को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं ताकि देश और आगे बढ़ सके और प्रगति करने का प्रयास करते हैं। और मानव स्वभाव जो होता है, ये यथार्थवादियों का दृष्टिकोण होता है, इनका दृष्टिकोण ये होता है कि मानव स्वभाव स्वार्थी होता है, और मानव स्वभाव स्वार्थी होता है तो इसका मतलब जो हम बोल सकते हैं जो शांति स्थित है ना, जो शांति स्थित है वो अस्थित होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई आज आपका दोस्त है तो वो कल दुश्मन हो सकता है, अगर कोई आज आपका दुश्मन है तो वो कल दोस्त बन सकता है। इसी को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इसका मतलब क्या कि पहले भारत और चीन जो है वो घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे पहले के टाइम पे, है ना। नेहरू जी के टाइम पे पहले जो है हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे। कब की बात है ये? 1950 की बात है। फिर आप देखोगे कि 1954 में क्या होता है, तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? चीन कब्जा कर लेता है। परंतु नेहरू जी की आंखें नहीं खुलती हैं। उसके बाद क्या होता है आप देखने वाले हो कि 1962 में चीन ने भारत पर कर दिया युद्ध। तो यही होता है, यानी पहले दोस्त थे परंतु अब दुश्मन है। इसका मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थित नहीं होता है, अस्थिर होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो आपका दोस्त है वो कभी भी दुश्मन भी बन सकता है। अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय आदर्शवादियों का यह मानना है कि ये जो राष्ट्र होता है, अब मान लीजिए कोई भी जो देश है वो ये नहीं चाहेगा कि कोई उससे ज्यादा आगे बढ़े। वो ये चाहेगा कि सिर्फ जो मेरी कंट्री है, जो मेरा देश है वही आगे बढ़े, वही सबसे शक्तिशाली हो, वही सबसे पावरफुल हो। जस्ट वैसे ही ये यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी स्वार्थी स्वभाव है मानव का, इनका ये मानना है। अगर बात की जाए आदर्शवादी, जिसे कि हम आइडियलिज्म कहते हैं, आदर्शवादियों का ये मानना होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो काफी अच्छी चीज है।
इसका मतलब इससे न्याय को, शांति को, शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। इनका मानना है कि मानव जो स्वभाव है वो काफी मूलतः अच्छा होता है और इसे बढ़ावा देने के लिए हमें शांति को बनाए रखना चाहिए और स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए। तो आपको ये भी समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में नारीवादियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में नारीवादी क्या है। आपको इतना समझ आया कि मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है। आपने ये पढ़ा कि मैंने आपको पढ़ाया कि अंतरराष्ट्रीय जो ये संबंध होते हैं इसमें हम राष्ट्रों की बात करते हैं, राष्ट्रों के हितों की बात करते हैं। राष्ट्र में क्या आप देखोगे, राष्ट्रों की जो शक्ति है, ठीक है, जो शक्ति है और जो शांति है उसे बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसके अलावा हम इसमें सुरक्षा की बात, रक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा की बात करते हैं। तो यही होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो कि आपने समझा। परंतु अब ये इससे बढ़कर है। अब बात कर रहे हैं हम नारीवादी। नारीवादियों का ये मानना है, आप देखोगे कि जो नारीवादी हैं उनका क्या मानना है कि बेसिकली 1980 की बात करने वाले हैं। इस दशक में ही नारीवादियों का उदय देखने के लिए मिलता है। इनका मानना होता है इस टाइम पर महिलाओं से बहुत ही गलत व्यवहार हुआ, महिलाओं की अनदेखी की गई। नारीवादी जो होते हैं बस इतनी सी मांग करते हैं कि ये लैंगिक समानता की बात करते हैं। किसकी? लैंगिक समानता की बात करते हैं और ये महिलाओं की वकालत करते हैं। किसकी वकालत करते हैं? महिलाओं की वकालत। ये बोलते हैं कि महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाए क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। प्राचीन समय से ही महिलाओं को ना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है और शुरुआत से ही जो देश है वो पितृसत्तात्मक रहा है, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया है। नारीवादियों का कहना है कि महिलाओं के साथ स्टार्टिंग से ही गलत व्यवहार हुआ है। ये कहते हैं कि महिला और पुरुष को समान माना जाए, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सब लोग मिलजुल के रहे, यही इनका हित है। इनका क्या मानना है कि 1920 के दशक में महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है, जो शोषण हुआ है, उसे समाप्त करके महिलाओं के हितों के लिए जो फैसला लिया जाए, यही नारीवादियों का मानना है। आप देखोगे कि नारीवादी जो होते हैं इनका ये मानना होता है कि पहले तो आप देखो स्टार्टिंग से, प्रारंभिक समय से ही, ठीक है, पारंपरिक तौर पर महिलाओं को पुरुषों से कम मापा गया है और जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। उसके बाद वो कहते हैं कि आप देखोगे इसके भी क्या कहते हैं कि सेना में भी सिर्फ पुरुषों का ही महत्व है, पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है, महिलाओं को किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता है। ये इनका मानना है। किसका मानना है? नारीवादी का। इनका कहना है कि जो ये सेना होता है, सैन्य संगठन पर बात की जाए तो सैन्य तौर पे भी, सेना में भी सिर्फ पुरुषों का दबदबा है, पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा सरकारी नौकरी पुरुष देखने के लिए मिलते हैं। इनका मानना है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। किसका मानना है? नारीवादियों का ये मानना है। इसके बाद ये कहते हैं उपनिवेशिक काल में, कौन सा आप देखोगे, उपनिवेशिक काल की बात करने वाले हैं। उपनिवेशिक काल में भी महिलाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इनका मानना है कि उपनिवेशिक काल में महिलाओं को और ज्यादा दबाया गया था, महिलाओं के हितों को समाप्त कर दिया गया था, समाज को पितृसत्तात्मक कर दिया गया था और महिलाओं के हितों को समाप्त कर उन्हें किसी प्रकार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हर एक अधिकार से वंचित किया गया था। ये इनका मानना है। इसके बाद आप देखोगे, अब तो आप जानते ही हो, यानी कि अगर कोई अच्छाई कर रहा है तो कोई बुराई करेगा। अब हम समझेंगे कि जो आलोचक है, जो कि नारीवादियों की आलोचना करते हैं, उनका क्या मानना है, वो किस प्रकार से कहते हैं। अब आपको ये समझ आएगा, नारीवादी बस ये कह रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाए और ये जो नारीवादी हैं वो महिलाओं की भावनाओं को, महिलाओं के विचारों को, महिलाओं के अनुभव को ज्यादा महत्व देते हैं। इसी को नारीवादी कहा जाता है। चलिए समझते हैं नारीवादियों की किस प्रकार की आलोचना होती है। इसमें बता रखा है, इसे होब्स हो गया, जिसे आप देखोगे, एक है
लेरिसिया, हॉब्स। इसके अलावा आप देखोगे J.M. थानकर, ठीक है। ये लोग क्या बताते हैं कि महिलाओं के साथ शुरुआत से ही भेदभाव हुआ है, यानी कि इनकी ये विचारक हैं जो कि नारीवाद के समर्थक हैं, इनका नाम दिया गया है। अगर इसके अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि मैकियावेली, जो मैकियावेली है, और आप देखोगे 1551 की बात है ये लगभग, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, मैकियावेली के द्वारा बताया गया है कि इनकी जो किताबें थी द प्रिंस, उसमें भी ये एक्सप्लेन कर रखा है पुरुषों के महत्व के बारे में, पुरुषों के वर्चस्व के बारे में। यही सब चीजें आप देखने के लिए मिलेगी आपको। बस ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब हम आलोचकों की बात करते हैं। हम समझेंगे कि जो नारीवादी आलोचक हैं उनका क्या मानना है, ठीक है। आलोचनात्मकता का वर्णन करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा इसे आप, कि नारीवादी आलोचक क्या होते हैं, जो कि ये कहते हैं, पहले तो ये बोलते हैं कि असमानता, ये कहते हैं कि नारीवादियों का ये कहना है कि क्या, जिसे जो नारीवादी हैं वो बार बार बस ये बताते हैं नारियों के महत्व और महिलाओं के महत्व के बारे में चीजों को बता रहे हैं, एक बार भी पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या बस महिलाओं के साथ ही गलत व्यवहार होता है? क्या पुरुषों को इन दौरों से नहीं गुजरना पड़ता है? क्या पुरुषों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है? क्या पुरुषों की भावनाएं नहीं होती हैं? क्या पुरुषों के जीवन में चीजें घटित नहीं होती हैं? उनका ये वर्णन करते हैं। ये कहते हैं कि नारीवादी, ठीक है आप महिलाओं के हितों के बारे में कह रहे हैं, परंतु पुरुषों और महिलाओं दोनों के हितों के बारे में कहिए, उनके हितों को प्रकाशित कीजिए, उजागर कीजिए। ये उनका मानना है। ये कहते हैं असमानता क्या है इसके अंदर, कि सिर्फ इसमें क्या है, ज्यादातर महिलाओं को महत्व दिया गया है, महिलाओं का वर्णन किया गया है, बस महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है, ये इनका मानना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्या बताते हैं कि बेसिकली नारीवादी जो है वो बस एक बात कहते हैं कि समानता चाहिए, समानता चाहिए, परंतु किस प्रकार की समानता चाहिए। जैसे आप समझिएगा, एक छोटे बच्चे के लिए विकास की अवधारणा जिस प्रकार से अलग होती है, समझाने के लिए एज एग्जाम्पल मान लीजिए विकास। अब एक गरीब बच्चा है तो उसके लिए विकास ये होगा कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, अच्छे माँ बाप मिल जाए और अच्छी सी पढ़ाई मिल जाए, ये उसके लिए विकास होगा। परंतु जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसके लिए विकास क्या होगा? उसके लिए विकास ये होगा कि प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मिल जाए उसे, है ना। और मान लीजिए कोई साइकिल वाला व्यक्ति है, उसका मन करेगा बाइक का, जो बाइक वाला है उसका मन करेगा कार का, और जो अमीर है उसका मन करेगा कि जो बहुत सारी कारें हो, बंगले हो, बैंगलोर हो, सब कुछ हो उसके पास, है ना। एक अच्छी सी लग्जरियस लाइफ जिए, एक हम बोल सकते विलासिता का जीवन जिए। तो हर एक इंसान की अलग अलग खुशी है। तो इसी प्रकार से जब विकास की अवधारणा अलग है तो आप जरा समझिए कि हर एक महिला को समानता अलग अलग तरीके से चाहिए। किसी महिला को समानता रंग के आधार पे चाहिए, तो किसी महिला को समानता जो है परिवार के आधार पे चाहिए, किसी महिला को समानता सोसाइटी समाज के आधार पे चाहिए, तो किसी महिला को समानता पढ़ाई के आधार पे चाहिए, किसी महिला को समानता उसके परिवार में सभी के बराबर मानने के लिए चाहिए, तो किसी महिला को समानता पुरुष और महिला को समान मानने के लिए चाहिए। तो हर एक इंसान के लिए समानता की अवधारणा अलग अलग है। तो आपको समझ आया। अब अगर बात की जाए, ये आपको समझ आ गया है कि बेसिकली नारीवादी आलोचकों का किस प्रकार का वर्णन है। अब बात करेंगे हम निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या पता चला कि इसमें हमें बस इतना समझ आता है कि बेसिकली नारीवादियों का ये कहना है, चाहे नारीवादी हो चाहे उनके आलोचक है, महिला और पुरुष को दोनों को समान अधिकार दिया जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और उन्हें सत्ता में भी
अधिकार प्रदान किया जाए। अब सत्ता मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, सत्ता में महिला और पुरुष का दोनों का समान प्रभाव होना, दोनों का समान वर्चस्व होना, इसे ही बताया गया है। तो आप समझोगे, आपने देखा होगा कि वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण की चुनौतियां होती हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। अब वैश्वीकरण के अंदर आपका आता है बेसिकली सभी को समान मानना, किसी प्रकार का, आप देखोगे वैश्वीकरण के अंदर निम्न चीजें होती हैं, जैसे कि विचार हो गए, वस्तु हो गई, है ना, मुद्रा हो गई, भावना हो गई, भावनाएं, ठीक है। तो विचारों, वस्तु, भावनाओं का जो है एक देश से दूसरे देश में जो आदान प्रदान होता है, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को बनाने बहुत मन लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।